नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरसीटी की वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका आरसीटी के इस बार का एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने नीचे में दिख रहा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में पेश किया गया था। दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी यानी कि कौन सी जनरेशन के अंदर प्रस्तुत किया गया था। तो उसके साथ में आपको बता दूं, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो आपके यहाँ पर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक जो चीज़ होती है वो आपके यहाँ पर आईसी चिप होती है, एक जो चीज़ होती है वो आपके यहाँ पर वीएलएसए होती है। दोनों को ध्यान रखना। आईसी चिप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट। बात करें वीएलएसए की फुल फॉर्म की, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बात करें यहाँ पर इसके फुल फॉर्म के यानी कौन सी जनरेशन के अंदर पेश किया गया था। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी, उसके अंदर दिया हुआ आपका पर द्वितीय पीढ़ी, उसके अंदर दिया हुआ आपका पर तृतीय पीढ़ी, उसके अंदर दिया हुआ आपका पर चौथी पीढ़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात करें प्रथम पीढ़ी के अंदर आपका किसका इस्तेमाल किया गया था। प्रथम पीढ़ी के अंदर आपका यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था और तृतीय पीढ़ी के अंदर सिंपल और सिंपल यानी केवल और केवल आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था। आईसी चिप की मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या फुल फॉर्म बताई थी, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ, ताकि मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सारे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछूंगा एंड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आपका भी स्तर का पता चले हमें कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता यानी कि आईक्यू होता है। दोस्तों मैं बता दूं कंप्यूटर का जो बुद्धिमत्ता होता है वो आपके यहाँ पर यानी कि आईक्यू जो होता है वो आपके यहाँ पर 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि कंप्यूटर के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो तो सारी कैलकुलेशन जो है बहुत कम सेकंड के अंदर कर देता है एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा उसके अंदर तो ब्रेन होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कंप्यूटर जो है जितने भी जो आपके यहाँ पर स्पीड के अंदर कैलकुलेशन वगैरह करता है वो आपका माइंड ही नहीं होता। उसके अंदर वहाँ पर एक एएलयू चिप होती है जो कि आपके यहाँ पर सारी जो कैलकुलेशन वगैरह करती है। कंप्यूटर के अंदर ब्रेन किसी प्रकार से नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं पाई जाती, इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर कंप्यूटर का जो बुद्धि नहीं पाई जाती, ब्रेन नहीं होता, तो दोस्तों उसके अंदर सोचने की क्षमता भी नहीं होती, इस बात को भी ध्यान रखना है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। असीमित अगर आपने यहाँ पर लगा दिया, इन्फिनिटी अगर आपने लगा दिया, तो दोस्तों मेरे यकीन मानना कि आप जो है वहाँ पर -2 मार्क्स करवा के आओगे, यानी कि अपने 2 नंबर कटवा के आओगे, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है, यानी कि कंप्यूटर का सबसे बेसिक प्रोग्राम कौन सा आपसे पर बोला जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पूरा उसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें होंगी वो याद होंगी। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि आईआरसी का अभिप्राय क्या होता है, इनकी आईआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आईआरसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यहाँ पर इंटरनेट रिले चैट। बात करें किस काम में आती है इंटरनेट रिले चैट जो होती है, आईआरसी जो होती है वो आपके यहाँ पर क्या काम आती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप वगैरह पे आप जब चैटिंग करते हो तो दोस्तों वहाँ पर जो आप जो चैटिंग कर रहे होते हो वो आपके यहाँ पर आईआरसी के अंडर में आती है, इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है इंटरनेट रिले चैट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन जो होगा वो पता भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि खालिस्तान कंप्यूटर की एक नई भाषा है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब के लिए गेम्स और एनिमेशन के लिए बनाया गया है। यानी कि आपसे यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब के लिए गेम्स यानी गेम्स और यहाँ पर एनिमेशन के लिए इसको बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भाषा आपके यहाँ पर गेम वगैरह और एनिमेशन वगैरह के लिए बनाई गई है वो आपके यहाँ पर भाषा जो है वो आपके यहाँ पर जावा है, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बात करें HTML की, तो दोस्तों HTML का जो उपयोग होता है वो आपके यहाँ पर वेबसाइट बनाने में काम आता है, इस बात को ध्यान रखना। वेब पेज बनाने में इसका कार्य होता है। HTML की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि कीबोर्ड की मदद से यूजर को डाटा खोजने की सुविधा उपलब्ध कराता है, यानी कि ऐसा कौन सा फीचर होता है, ऐसा कौन से पर ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से कीबोर्ड पर जैसे आपका यूजर होता है, जैसे आप खुद को यहाँ पर ले सकते हो यूजर की जगह कि आप जो है ऐसे यहाँ पर कीबोर्ड पर टाइप करते हो उसके बाद में आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिस पर आप यहाँ पर डाटा खोजते हो कीबोर्ड की मदद से वो आपका क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर सर्च इंजन कहलाता है। आपने देखा होगा कि गूगल पर अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो दोस्तों आपके सामने हज़ारों की तादाद में वेबसाइट वगैरह खुल जाती है, रिजल्ट खुल जाते हैं, तो आपके क्या कहलाता है वो आपके यहाँ पर गूगल कहलाता है, यानी कि सर्च इंजन कहलाता है, जहाँ पर आप जो है कीबोर्ड की मदद से यूजर जो है डेटा खोज सकता है। बात करें यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्शन के अंदर नहीं मिलता तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेब ब्राउजर आंसर लगा के आना था, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर सर्च इंजन दिया हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च इंजन लगा के आना है। बात करें सर्च इंजन के उदाहरण की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल होता है, याहू होता है, बिंग जो होता है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से टोटल 3 जो सर्च इंजन होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया जो सर्च इंजन है वो आपके यहाँ पर कौन सा है, वो आपका यहाँ पर बिंग है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना।
ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि आईएम का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आईएम की फुल फॉर्म होती है इंस्टेंट मैसेजिंग। आपसे ये वाला जो ऑप्शन है वो आपसे पूछा जा रहा था, यानी कि इस वाला क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा था कि आईएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है कि इंस्टेंट मैसेज, उसके अंदर दिया हुआ है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, उसके अंदर दिया हुआ है आपका उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, इंस्टेंट मैसेजिंग जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि सीबीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीबीवी की फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। बात करें किस काम में आता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड के पीछे 3 अंकों का जो डिजिट होता है वो आपके क्या कहलाता है, क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर कहलाता है। यानी कि किसी भी यहाँ पर कार्ड के पर क्या कहलाता है, सीवीवी नंबर कहलाता है। सीवीवी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि रुपए कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था, यानी कि रुपए कार्ड किसने जारी किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रुपए कार्ड जो है वो आपके यहाँ पर एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर अपना आंसर मिले उसके अंदर आपको वहाँ पर टिक कर दे देना है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को फिर भी लग रहा है कि कोई ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेन भी करूँगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आगे ऑप्शन भी पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि एसबीआई आपका यहाँ पर क्या होता है, बैंक होता है। आरबीआई भी आपकी क्या है, बैंक है। बात करें मेस्ट्रो, तो दोस्तों जिस प्रकार से आपका रुपए कार्ड होता है उसी प्रकार से मेस्ट्रो कार्ड भी होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान सरकार ने स्कूल में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल वास्तविकता में बदलने के लिए शुरुआत की थी। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि कोरोना का जब टाइम चल रहा था, तो दोस्तों आपको पता होगा सारे स्कूल कॉलेज सारा जो दुनिया था वो एक जगह थम गई थी, उस जगह कोई भी काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो दोस्तों उनकी जो शिक्षा थी, उनकी जो एजुकेशन थी, उनको कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक पोर्टल का लॉन्च किए गए थे। तो आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर ये बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो पोर्टल लॉन्च किया गया था उस पोर्टल का क्या नाम था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राजस्थानी ज्ञान, उसके अंदर दिया हुआ है आपका परसुर ज्ञान, उसके अंदर दिया हुआ है आपका राजी समाधान, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर समाधान। तो दोस्तों आपको दो ऑप्शन जो ए होगा राजी ज्ञान जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि नागरिक एसएसओ पंजीकरण किस विकल्प द्वारा कर सकता है। बात करें यहाँ पर एसएसओ की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एसएसओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। बात करें यहाँ पर एसएसओ जो है, अगर आप यहाँ पर पंजीकृत करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन एसएसओ के अंदर करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर भाम्य कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, जन आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, फेसबुक के माध्यम से भी कर सकते हो, आधार कार्ड और जीमेल अकाउंट के माध्यम से भी कर सकते हो। फेसबुक इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया का अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर वो आपके पास, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, उसके द्वारा भी वहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दूसरा ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं ईवीएम क्या होता है। ईवीएम जो होती है वो आपने देखा होगा कि जब आप वोट डालने जाते हो, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक मशीन होती है जहाँ पर आपको अंगूठा लगाना होता है, उसके बाद में आपका जो वोट है वो वहाँ पर लग जाता है। दोस्तों वही जो मशीन होती है वो आपके यहाँ पर ईवीएम मशीन कहलाती है। बात करें यहाँ पर ईवीएम के फुल फॉर्म की, तो दोस्तों ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को क्या कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यूजर के बारे में जो आपकी खुद की यहाँ पर सूचना संग्रहित करती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपके यहाँ पर कुकीज कहलाती है। आपने कहा कि बहुत सारी वेबसाइट पर जब आप यहाँ पर विजिट करते हो, दोस्तों वहाँ पर कुकीज को एक्सेप्ट करने वाला और एक ऑप्शन मिलता है। जब आप वहाँ पर उसको एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद में जो वेबसाइट जिस पर आपने विजिट किया है उसके बाद में वो जो है वो वहाँ पर कंटिन्यू ऑन हो रहती है। नहीं तो बाकी आपको वहाँ पर अगर आप वहाँ पर कुकीज एक्सेप्ट नहीं करते तो दोस्तों आप जो है उस वेबसाइट से बाहर निकल जाते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काम करता है। बात करें यहाँ पर यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली जो फाइल होती है कुकीज कहलाती है। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर उस कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दोस्तों वो वहाँ पर बाहर निकाल देगी। वो ऐसे चाहती है कि आपका जो पर्सनल डेटा है, जो वेबसाइट है वहाँ पर क्या करती है, कंज्यूम करती है, यानी कि उसको ले सकती है। वो आपसे वहाँ पर उसकी परमिशन मांगती है, वो आपकी ये कहलाती है कुकीज कहलाती है। फाइल को सूचना को संग्रहित करना वो चाहती है, यानी कि ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपन इसमें दिख रहा होगा कि ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक से अधिक प्रक्रिया पर कार्य कर रही होती है तब वो क्या कहलाती है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला है कि जब आपका पीसी जो होता है एक से अधिक कार्य कर रहा होता है, जैसे एक तरफ जो है वो आपका एमएस एक्सेल खुला हुआ है, एक तरफ एमएस वर्ड खुला हुआ है, एक तरफ एमएस पावरपॉइंट खुला हुआ है, एक तरफ क्रोम खुला हुआ है, एक तरफ जो है वो आपका पर माइक्रोसॉफ्ट एज खुला हुआ है। तो दोस्तों एक साथ ही जब आपका कंप्यूटर, आपका जो सिस्टम है जब बहुत सारे कार्य करता है वो आपके क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर मल्टीटास्किंग कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल
बोल रहा है कि डिजिबल प्रिंटर का प्रकार होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ डिजिबल जो प्रिंटर होता है वो आपका एक किस प्रकार का प्रिंटर होता है, वो आपका यहाँ पर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वह मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है वो आपके यहाँ पर रैम कहलाती है। एंड दोस्तों रैम के भी दो प्रकार होता है, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। एंड दोस्तों रैम के वह प्रकार जो आपके प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होता है वो आपके यहाँ पर डायनेमिक रैम कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो ये था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर सिस्टम की सीमाएं बाउंडेशन है जिसके आगे जो है कंप्यूटर नहीं जा सकता। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है स्पीड। दोस्तों कंप्यूटर की जो स्पीड होती है जैसे मैंने आपको बताया इन्फिनिटी होती है। परिश्रम जो होता है वो कभी हमेशा मेहनती होता है, कभी ऐसे नहीं बोलता कि आज जो है वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, काम बहुत ज़्यादा हो गया है, कल से काम करेंगे, ऐसे कभी नहीं बोलेगा। वो कभी भी आप वहाँ पर काम करवाओ वो हमेशा ऑन रहेगा। बात करें यहाँ पर बुद्धि का अभाव, तो दोस्तों ये कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा होती है। कंप्यूटर के अंदर ब्रेन नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको शुरू में इनिशियल वाले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो सीधे हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि प्री डिफाइन फॉर्मूला होता है जो सतही गणना का कार्य करता है। दोस्तों प्री डिफाइन फॉर्मूला जो सतही गणना कार्य करता है वो आपके यहाँ पर फंक्शंस कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। जिनमें भी उन्होंने ऑप्शन ए दिया था उन सबका करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि एक्सेल फॉर्मूला की सेल एड्रेस $8 $4 का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि डॉलर का क्या मतलब होता है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी सेल दे दी जाए दोस्तों उसके आगे जो है डॉलर का साइन लगा हो तो आपसे पूछा जाए कि इस डॉलर का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं इस डॉलर का मतलब ये होता है कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को यहाँ पर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोला है कि दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है। यानी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटली रूप से वेरीफाई करना चाहते हो, वेरीफाइड करवाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा वे अपनाना पड़ेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राजस्थान ई वॉलेट। राजस्थान ई वॉलेट के अंदर तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो वहाँ पर स्टोर होते हैं, क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। एक गूगल आपका किसी प्रकार से नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट आप किसी प्रकार से नहीं होगा। ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करवाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर राजस्थान ई साइन पर जाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, किस पे जाना पड़ेगा, राजस्थान ई साइन पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है वो आपके यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग भी बोल जाती है, उसको नेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, उसको यहाँ पर ई बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवा पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला गया था। दोस्तों आपको पता होगा आपके वर्तमान में अपने आपकी जो मदर होगी उनके नाम पर ये अकाउंट भी होगा। आपने कहा कि अगर आपके यहाँ पर इकोनॉमिक रूप से आपके जो घर की कंडीशन है वो सही नहीं है तो दोस्तों आपने के प्रधानमंत्री द्वारा आपका यहाँ पर एक खाता खोला गया था। कौन सा खाता खोला गया था, वो आपके यहाँ पर खोला गया था जनधन खाता। आपको पता होगा जनधन खाता आपका यहाँ पर खोला गया था ₹0 में, यानी कि जीरो अकाउंट इससे बोल जाता था। यानी कि ₹0 में आपका अकाउंट खुलता है, इसके अंदर आपका एक भी रुपये नहीं होता तो दोस्तों आपका अकाउंट क्लोज नहीं माना जाता। इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन अंदर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि जो आपका राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल था, जैसे कि मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कब लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों आप ये हमें बताओ कि अगर आपको अपनी जो वोटर आईडी है अगर आपको उसका बनवाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से पोर्टल पर जाना पड़ेगा। इसके साथ में मैं आप जो है ये भी बताओ कि अगर आप वोटर आईडी अगर आपके यहाँ पर बनी हुई है उसके अंदर आकर उसके अंदर अगर आपको वहाँ पर कोई चेंजेस करवाना है तो दोस्तों आप जो है वहाँ पर कौन सी वेबसाइट पर वहाँ पर विजिट करोगे, उसके बाद में आपकी जो वोटर आईडी है वो सही होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। बात करें राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो है वो कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो है वो आपके यहाँ पर 25 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 25 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। मतदाता दिवस पर लॉन्च किया गया था। एनवीएसपी को लॉन्च किया गया था, इस बात को ध्यान रखना। एनवीएसपी मतलब कि नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल पर लॉन्च किया गया था। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको यहाँ पर वोटर आईडी बनवानी है उसके अंदर कोई करेक्शन करना है तो दूसरा उसके लिए भी आपको यहाँ पर ये वाली वेबसाइट लगा के आनी है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर वोटर का आईडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर आंख बंद करके एनवीएसपी लगा के आना है, इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जनवरी 2015 के अंदर यानी
25 जनवरी 2015 के अंदर आपका क्या लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP लॉन्च किया गया था मतदाता दिवस के अवसर पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि टेक्स्ट के सामने गोला स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जो है जिस प्रकार से इन ऑप्शन को देख रहे होंगे, इनके आगे जो है ABCD लिखा हुआ है। दोस्तों आपके जो ABCD लिखा हुआ है उनको क्या बोल जाता है, इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये आपके क्या कहलाता है, ये आपके यहाँ पर बुलेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बुलेट्स कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपसे यहाँ पर बोला जाए नई स्लाइड इंसर्ट करानी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर शॉर्टकट की लगा के आनी है Ctrl+M। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जाए कि डुप्लीकेट स्लाइड अगर आपको यहाँ पर इंसर्ट करानी है तो दोस्तों शॉर्टकट की क्या होगी, तब आपके यहाँ पर शॉर्टकट की जो होगी वो आपके यहाँ पर Ctrl+D होगी। नई स्लाइड के लिए Ctrl+M, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए आपको यहाँ पर Ctrl+D दबाना पड़ता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। Ctrl+N से आपके यहाँ पर न्यू विंडो ओपन होती है। क्या कौन सी होती है, न्यू विंडो आपके यहाँ पर ओपन होती है। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी है, इस कारण से मैं लिख नहीं सकता है। दोस्तों मैं आपको जो भी यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, इस कारण से वो आपके यहाँ पर क्लियर लिखने भी नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। बात करें यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे सोचेंगे कंट्रोल तो आपका हर चीज में आता ही आगे। एंड दोस्तों हाइपरलिंक जो होता है वो H से स्टार्ट होता है, तो दोस्तों हमारा Ctrl+H जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों जैसे उन्होंने ये सोचा एंड दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन लगाया, वैसे उनके 2 नंबर वहाँ पर कट जाते हैं हाथ के आती। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने को यहाँ पर Ctrl+H पूछ लिया जाए तो दोस्तों Ctrl+H जो होता है वो आपके यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। बात करें यहाँ पर हाइपरलिंक की शॉर्टकट की तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको हाइपरलिंक की शॉर्टकट की जो होती है वो आपके यहाँ पर कौन सी होती है, वो आपके यहाँ पर Ctrl+K होती है। इस बात को ध्यान रखना, Ctrl+K जो होती है वो आपके हाइपरलिंक वो शॉर्टकट की होती है, यानी कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों आपसे मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाइपरलिंक को अगर आपने इंसर्ट करा रखा है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर तो दोस्तों आप जो है इसको किस प्रकार से ओपन करोगे, इस बात का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि डाटा का प्रबंधन और रखरखाव के लिए कहा जाता है, यानी कि आपका डाटा का प्रबंधन और रखरखाव आप किसके द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सिस्टम, उसके अंदर हुआ आपका पर जीमेल, उसके अंदर हुआ आपका पर सिस्टम मैनेजर, उसके अंदर दिया हुआ आपका पर गूगल ड्राइव। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा गूगल ड्राइव जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक तरीका जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए बदलाव को मॉनिटर करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐसा तरीका जो आपके द्वारा दस्तावेज में जितने बदलाव किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, उसको जो मॉनिटर करता है वो आपका कौन करता है, वो आपके यहाँ पर ट्रैक चेंजेस करता है। इस बात को ध्यान रखना। कहाँ पर ऑप्शन मिलता है मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपका होम टाइम मिलता है वैसे वहाँ पर आपको आगे जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर रिव्यू वाला टाइम मिलेगा, उस पर जैसे जाओगे वहाँ पर आपको ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन और उपयोग करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका वायरलेस संचार का समर्थन और उपयोग करता है वो आपका यहाँ पर GPRS है या कोएक्सियल केबल है या ऑप्टिकल फाइबर है या फिर ट्विस्टेड पेयर है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो आपका यहाँ पर वायरलेस संचार का समर्थन करता है वो आपका यहाँ पर कौन सा होता है, वो आपका यहाँ पर GPRS होता है। GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। इस बात को भी ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। GPRS जो होगा उसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सेम दिख रहा होगा कि एक ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू है बंद करती है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, एक ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू है बंद करती है वो आपके यहाँ पर कौन सी कुंजी कहलाती है, वो आपके यहाँ पर टॉगल कुंजी कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोला है कि डोमेन नेम का पता लगाने और इस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए आपको यहाँ पर कौन उत्तरदायी होता है, यानी कि आपसे यहाँ पर जा रहा है कि आपका डोमेन नेम का अनुवाद करता कौन होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, डोमेन नेम को जो अनुवाद करता है वो आपको यहाँ पर DNS कहलाता है। DNS की फुल फॉर्म आपसे पूछ जाती है, DNS की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम। जितने भी आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं मैं आपको यहाँ पर सारे क्लियर कर देता हूँ। बात करें HTTP की तो दोस्तों मैं बता दूं, HTTP जो होता है किसी वेबसाइट के आगे लगता है। दोस्तों HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात करें HTTPS की तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका मतलब होता है सिक्योर, एंड दोस्तों एक सिक्योर वेबसाइट की पहचान को शो करता है। इसके अलावा और कौन सिक्योर वेबसाइट की पहचान को शो करता है, दोस्तों आपने कहा एक सिक्योर वेबसाइट के आगे यहाँ पर ताले का चिन्ह होता है, वो आपका यहाँ पर किसको शो करता है, वो आपके यहाँ पर एक सिक्योर वेबसाइट की पहचान शो करता है। दो ही पहचान होती है एक सिक्योर वेबसाइट की, एक तो पैडलॉक यानी कि ताले का चिन्ह आता है, उसके साथ में HTTP के पीछे क्या आता है, ऐसा आता है। इस बात को ध्यान रखना। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। गूगल पे आप जो भी चीज़ करते हो, जो भी चीज़ सर्च करते हो वो आपका URL कहलाता है। DNS के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर बोला है कि MS वर्ड में खालिस्तान विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पार्ट यानी कि घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए उपयोग किए
जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर टेक्सचर का क्या दिख रहा होगा, घोस्ट टेक्स्ट, यानी कि आपको फीकी पार्ट दिख रही होगी। तो दोस्तों आप इसको किस प्रकार सम्मिलित कर सकते हो, इसको क्या बोल जाता है, आपसे इस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर वाटर मार्क कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर था। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई मापने का काम आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टेक्स्ट स्ट्रिंग की जो लंबाई मापने का काम आता है वो आपका यहाँ पर लेंथ फंक्शन काम आता है। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पर लेंथ लगा देंगे। दोस्तों कभी भी आपका यहाँ पर फॉर्मूला लगा जाता है उसको पूरा नहीं बोल जाता, केवल आपके यहाँ पर क्या लिखा जाता है, उसके 3 वर्ड लिखे जाते हैं। स्टार्टिंग के लेंथ जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि मॉनिटर के रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो पिक्सल्स के अंदर नापा जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि पिक्सेल्स की अधिकतम संख्या होती है जो मॉनिटर के क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो। दोस्तों मैं आपका कम समय में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ, फालतू बकवास मैं आपसे कर नहीं रहा, ताकि आपको यहाँ पर बहुत कम समय लगे एंड दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन जो वो आपको वेल गुड एंड दोस्तों 100% जेन्युइन मिले। इस कारण से मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि MS एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्याओं के शेष फलों को प्रदर्शित करता है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने 2 के अंदर 5 का भाग दिया, यानी 5 के अंदर 2 का भाग दिया, तो दोस्तों आपको यहाँ पर शेष फल 1 बचता है। आपको सबको बताया, तो दोस्तों इस 1 को यहाँ पर कौन सा फंक्शन शो करता है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, जो आपका यहाँ पर 1 को शो करेगा वो आपका यहाँ पर कौन सा फंक्शन शो करेगा, वो आपका यहाँ पर मोड फंक्शन शो करता है। इस बात को ध्यान रखना। बात करें डिवीजन फंक्शन की, तो दोस्तों डिवीजन फंक्शन तो आपका यहाँ पर 2 के अंदर 5 के अंदर 2 का पूरा भाग दे देगा एंड दोस्तों आपको यहाँ पर डाई आंसर शो कर देगा। आपको यहाँ पर विभाजक यानी कि शेषफल प्रदर्शित नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर में सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया था। क्या आंसर बताया था इस क्वेश्चन का, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर बोल रहा है कि खालिस्तान से विंडो 10 में अपने डिवाइस एप्लीकेशन ऑनलाइन नेटवर्क पर साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर विंडोज बायो। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो एरिया हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर जो होता है वो आपके यहाँ पर रियल टाइम एंटीवायरस होता है। किसका कार्य करता है, ये आपके यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर वायरस आने से रोकता है, ताकि आपका जो कंप्यूटर है उसका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर चोरी ना हो पाए। इस कारण से ये जो होता है विंडोज डिफेंडर आपको बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 के अंदर देखने को मिलता है। रियल टाइम एंटीवायरस होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड्स को सिलेक्ट करने में सक्षम बनाता है। यानी कि आप जो एक साथ में एक ही टाइम में माउस के द्वारा एक साथ कई सारे स्लाइड सेलेक्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आप किस प्रकार से कर सकते हो। दोस्तों मैं बता दूँ, आपको यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड करके करना है अपने किस पे, कीबोर्ड पे। एंड दोस्तों माउस से जिस स्लाइड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करते चलना। आपके यहाँ पर जितने भी स्लाइड है वो वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, कंट्रोल को होल्ड करना, उसके बाद में जो भी स्लाइड सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना, सारी सेलेक्ट हो जाएगी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सीधे हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पर बोल रहा है कि कार्य प्रदर्शन और भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। कार्य प्रदर्शन और भंडारण के आधार पर सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में होने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों रैम द्वारा जो अधिक बार करने वाली जो सूचना होती है वो आपके यहाँ पर कैश मेमोरी के अंदर इकट्ठा होती है। कैश मेमोरी के रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैंने आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोस्तों आपने उस वाली वीडियोस को नहीं देखा तो उन वाली वीडियोस को देख लेना। एंड दोस्तों ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाला वेक्टर ग्राफिक्स को छापने काम आता है। दोस्तों मैं बता दूं, वह प्रिंटर जो आपके अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स को छापने काम आता है वो आपका प्लॉटर कहलाता है। प्लॉटर के द्वारा आपके जितने भी पंपलेट वगैरह होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह जो होते हैं वो आपके ऊपर छपते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर जोड़ता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर इंटरनेट कहलाता है। वर्तमान में आप जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हो वो आप यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हो। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। PMJDY ऑप्शन पर पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। PMJDY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है BRSY की फुल फॉर्म। BRSY की फुल फॉर्म होती है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं बता दूं प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो आपके यहाँ पर अगस्त 2014 के अंदर लॉन्च की गई थी। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोला जा रहा है कि BSBY
बीवाई योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर दी जाने वाली राशि कितनी होती है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था BSBY की फुल फॉर्म क्या होती है, कुछ ही सेकंड पहले बताया था, थोड़ी देर भी नहीं हुआ, कुछ ही सेकंड हुए। तो अगर आपने पूरा सुना होगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो दोस्तों आपको बताऊंगा क्या फुल फॉर्म बताई। तो दोस्तों आप जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि BSBY की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी। बात करें इसके आंसर की तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 30,000 होगा, यानी कि ऑप्शन जो सीधा हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत का सही सूत्र है, यानी कि एवरेज का कौन सा सही फॉर्मूला आपसे यहाँ पर बोल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एवरेज का सही फॉर्मूला जो होता है वो आपके यहाँ पर एक बार तो बात करें, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एवरेज A1:A10 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होगा कि अगर आपको यहाँ पर दो सेलों का यहाँ पर पृथक्करण करना है, डिफरेंस करना है, तो दोस्तों उसके बीच में क्या आता है, उसके बीच में आपका यहाँ पर रेशियो होता है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग कर संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों वो आपका यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके यहाँ पर बिग लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तक। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने या वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके यहाँ पर वह फंक्शन जो आपके अज्ञात वैल्यू का पता लगाता है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर गोल सीक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके आज की इस क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोल रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर प्रभाव प्रदर्शित होता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि एक स्लाइड से जैसे आप यहाँ पर दूसरी स्लाइड में मूव करते हो उसके बाद में आपके पास यहाँ पर लाइट इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट आता है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर मूवमेंट क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब आप मूव करते हो बीच में जो इफेक्ट आता है वो आपके क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ एंड दोस्तों आप सबके लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोल रहा है कि MS आउटलुक 2010 का प्रमुख प्रयोग क्या होता है, यानी कि MS आउटलुक 2010 का उपयोग जो है वो आप यहाँ पर किस लिए करते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि इसका उपयोग ड्राइव एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग गणना करने वाली एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, उसका दिया हुआ आपको इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग जो है ब्राउजिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन सी, जो आपका MS आउटलुक होता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि MS आउटलुक जो होता है वो आपके यहाँ पर ईमेल प्रबंधक का कार्य करता है, ये आपका व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक भी आपका यहाँ पर होता है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो बात करें इस क्वेश्चन का तो दूसरा ऑप्शन जो सीधा वो हमारा करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आरसीटी के टॉप 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा, दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा है तो दोस्तों आप यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पक्के हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना है। दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है। दोस्तों आप जो है इस क्लास के बारे में आपका क्या फीडबैक है वो भी आप हमें कमेंट में बताना है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन से हुए वो भी आप हमें कमेंट में बता देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपका जैसे 11 बजे एग्जाम खत्म होगा वैसे हम 11:30 बजे तक आपके जो आंसर के वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर रखना ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।